नमस्ते, वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। यहाँ हम पढ़ने वाले एंशिएंट हिस्ट्री का एक चैप्टर और वो चैप्टर है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द प्रीएमिनेंस ऑफ मगधा। आपको देखने को मिलेगा कि हमने अब तक लेक्चर में क्या कवर अप किया था, जनपद से महाजनपद, कि कैसे छोटे छोटे एरिया ऑफ सेटलमेंट्स फाइट करते हैं और बनते हैं क्या, महाजनपदा। तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे अमंग महाजनपदा। अल्टीमेटली इसी की वजह से एक बहुत बड़ा पावर इमर्ज हुआ और वो है मगध। मैंने आपको ये कहानी में बहुत पहले ही बता दी थी कि मगध पावरफुल था, ठीक है। और एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा था, उज्जैन। लेकिन आगे जाके उज्जैन का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और सब जो जितने भी आपने 16 महाजनपदास पढ़े थे उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल इमर्ज होकर कौन आएगा, फाइनली मगधा। So Magadha rise to political supremacy began with Bimbisara, who belonged to Haryanka dynasty, और यहाँ से एक डिनेस्टी की परंपरा शुरू हो जाएगी and rule for 52 years. अब टाइमलाइन देख सकते हो, 544 to 492 BC. So he was contemporary to Buddha and Mahavira. इसका मतलब क्या होता है, जब बिंबिसारा का टाइमलाइन चालू था तब गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर जी का भी टाइमलाइन साथ में चालू था, ठीक है। So let us talk about हर्यंका डिनेस्टी, वेरी पावरफुल डिनेस्टी, क्योंकि ये फर्स्ट डिनेस्टी है तो पावरफुल ही कहेंगे। सो यू कैन से हर्यंका डिनेस्टी, मगधा डिनेस्टी, यू कैन से लाइक दैट। सो एक्चुअल फाउंडेशन किसने किया है इसे, बिंबिसार। तो आप टाइमलाइन देख सकते हैं। सो ही वाज कंटेम्पररी टू लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा। इन्होंने अपना फर्स्ट कैपिटल कहाँ रखा था, राजगृहा, जिसे गिरिव राज भी कहा जाता है, विच वॉज एन इम्प्रेसिव सिटी and almost impregnable as surrounded by 5 hills. तो बहुत ही प्रोटेक्टिव जगह था ये। The openings in which were closed by stone walls on all sides, काफी प्रोटेक्टिव जगह था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक ऐसा शहर ढूंढा गया था एज अ कैपिटल जहां से हर जगह निगरानी भी रखी जा सकती है और वो खुद एक प्रोटेक्टेड जोन में था। Earlier had rivalry with Avanti's king प्रद्योता। पहले इनकी एक बार लड़ाई हो गई थी उज्जैन के राजा प्रद्योत से, लेकिन बाद में इनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि ये जो राजा है ना, ये बीमार हो गए थे और बिंबिसार ने अपना एक रॉयल फिजिशियन जीवाका को उज्जैन भेजा था और उन्होंने उनका इलाज किया और जॉन्डिस का ट्रीटमेंट किया, जिसके वजह से उनके बीच में क्या हो गई, एक उदारवाद भावना आ गई, यानी कि बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड इमोशनल अटैचमेंट हो गया। Finally, you can see कि मगधा conquered Anga, जो ईस्ट बिहार में है, by defeating its ruler Brahmadatta. Anga and especially its capital Champa were important for inland and maritime trade. So, जो बिंबिसार है उन्होंने 3 शादियां की थी और ये 3 शादियां से और रिच हो गए क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली। So 3 wives. His first wife was from Koshala, named Mahakoshala, और ये किसकी बहन थी, प्रसेनजित, who brought in dowry the territory of Kashi, which yielded a revenue of 1 lakh coins. आप देख सकते हो कितने रिच हो गए बिंबिसार। दूसरी शादी उन्होंने की थी लिच्छवी की प्रिंसेस चेलना से, फ्रॉम वैशाली, who gave birth to अजातशत्रु। थर्ड, यू कैन सी डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मद्रा क्लैन पंजाब, जिनका नाम था खेमा। ऐसे करके यूपी, बिहार एंड पंजाब का जोन किसके अंडर आ गया, बिंबिसार, एंड बिंबिसार काफी पावरफुल हो गए। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि बिंबिसार के बाद उनका बेटा ट्रोन पे बैठा, और वो कौन था, अजातशत्रु। एक्चुअली बिंबिसार सबसे ज्यादा ये तीनों में से मानते थे कोशाला देवी को, और अजातशत्रु को ये पसंद नहीं था क्योंकि उनकी माँ, जबकि आप देख सकते हो कि अजातशत्रु उनके बेटे हैं और उनको कम प्रेफरेंस दी जा रही है, ऐसा अजातशत्रु को फील हुआ और कोशाला देवी को ज्यादा। तो अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार को मार दिया, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं चला। ये कब पता चला, जब अजातशत्रु ने बुद्धिज्म का धर्म को अपनाया और लॉर्ड बुद्धा के टाइमलाइन में उन्होंने वो कन्फेस किया। यू कैन सी अजातशत्रु, ही वाज सन ऑफ बिंबिसारा. He was most powerful and aggressive ruler of Haryanka dynasty and followed his father's expansionist policy through military conquest. आपको पता है जैसे ही बिंबिसार की डेथ हो जाती है, कोशाला देवी ग्रिफ में आके मर जाती है, तो प्रसेनजित क्या करते हैं, अपना पूरा प्रॉपर्टी वापस अटैक करके ले लेते हैं। तो अजातशत्रु क्या करते हैं पता है, कि वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से न जाए, ठीक है। प्रसेनजित पे अटैक करते हैं, उनकी बेटी वजीरा से शादी करते हैं और उस प्रॉपर्टी को फिर से अपने अंडर कर लेते हैं। सो इतना ज्यादा पावरफुल थे, एंड ही आल्सो बिलीव्ड इन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. He not only retained
Kashi but also added Vaishali to Magadha. Used two innovative military weapon war engine which was used to those stones like catapults, Mahashila Kantak, chariot with mace for mass killing, that is Rathmushala. तो ये ऐसे दो जो वॉर इंजन है इसके वजह से बहुत फेमस थे. एक रथमुशाल लिए थे, यानी कि एक चैरियट था जिसपे क्या था, मुशाल. मुशाल मीन्स मेस, जिससे वो बहुत लोगों को मार सकते हैं. महाशिला कंठक, तो महाशिला कंठक में क्या स्टोन्स को फेंके जाते थे जिसकी वजह से बहुत सारे जगह पे डिस्ट्रक्शन किया जा सकता था. तो ये इनके पावर थे. बिगैन द फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगृह को थोड़ा चेंज करना स्टार्ट कर दिया जो कि कैपिटल था. बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रेन. तो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप पढ़ेंगे बुद्धिज्म में कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टेन्योर में ही होता है. एज यू कैन सी इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. और ये लॉर्ड बुद्धा के बहुत बड़े भक्त भी हो जाते हैं, जहाँ ये कंफेशन करते हैं कि इन्होंने अपने डैड को पॉइजन देके मारा है. सो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट रूलर उदयन. सो उदयन की अगर हम बात करें, ही वाज सन ऑफ अजातशत्रु. इन्होंने एक फोर्ट भी बनाया था ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, और वहां इन्होंने अपना न्यू कैपिटल को शिफ्ट कर लिया और उसको नाम दे दिया पाटलिपुत्र. और उस टाइम का जो पाटलिपुत्र है वो आज के तारीख में क्या है, पटना. ठीक है. अगर हम उदयन के बारे में बताएं तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपना कैपिटल राजगीर टू पाटलिपुत्र. और इनके बाद बहुत ही वीक रूलर आए लाइक अनिरुद्ध, मुंडा एंड नागदक्ष, जिसमें कोई भी इतना ज्यादा टाइम रूल नहीं कर पाया. इनफैक्ट उदयन को भी षड्यंत्र रचाकर मार दिया गया था थ्रू अवंती रूलर. सो यहाँ आप देख सकते हो जो लास्ट रूलर थे नागदक्ष, उनके अंदर मिनिस्टर का काम करते थे लाइक शिशुनागा. तो शिशुनागा क्या करते हैं, उनको मारकर एक अपनी डिनेस्टी लाते हैं लोगों के कहने के अनुसार, और इनके डिनेस्टी को नाम पड़ जाता है शिशुनागा डिनेस्टी. सो शिशुनागा आप देख सकते हो was earlier a viceroy या अमात्य highest ranking official at Varanasi or Banaras, and it is believed that people of Magadha, outraged by successive parricides of the successor of Udayan, appointed शिशुनागा as king. तो लोगों के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था, तो इसलिए शिशुनागा का रूलिंग तो बहुत ही आसानी से था. शिशुनागा आप देख सकते हैं टेम्परली शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली and defeated Avanti, that is Pradyut dynasty, and make it a part of Magad. ये वही अवंती है जो डिस्टर्ब कर दिया था उदयन के टाइमलाइन को, तो इन्होंने उस पर अटैक करके वो पूरा मगध में मर्ज कर दिया. दिस ब्रॉट एन एंड टू 100 years ओल्ड राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती. ठीक है. और आपको देखने को मिलेगा कि शिशुनागा के ही टाइमलाइन में कालाशोक जो उनके सक्सेसर थे, ठीक है, एंड सन थे, इनका टाइमलाइन शुरू होता है. लेकिन यहाँ ये हो जाते हैं बुद्धिस्ट, ये गौतम बुद्धा को फॉलो करते हैं, और इसीलिए ये इनके टाइमलाइन भी क्या होने लगी, वीक होने लगी, क्योंकि ये हिंसा ये सब नहीं कर सकते एज पर बुद्धिस्ट पूरा जो फॉलोइंग पार्ट है. सो यू कैन से आल्सो नोन एज कारकवर्णा अकॉर्डिंग टू पुराण्स. एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइमलाइन में हेल्ड हुआ था एट वैशाली. अगर हम नंदा डिनेस्टी की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डिनेस्टी थी. और आप ये टाइमलाइन देख सकते हो 345 से 321 BC. तो यहाँ के जो सबसे बड़े रूलर थे वो थे महापद्मनंदा. महापद्मनंदा को उग्रसेन भी कहा जाता था इन पाली टेक्स्ट, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी आर्मी थी, लार्ज आर्मी थी. नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था वो पूरा इनके कंट्रोल में था, इसलिए कोई भी इन्वेडर्स जल्दी इंडिया में एंट्री नहीं कर पा रहा था नंदा टाइमलाइन में. सो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऐसा कहा जाता है कि नंदा बिलोंग टू लो कास्ट या फिर एटलीस्ट नॉन क्षत्रिय कास्ट. अभी किसी को पता ही नहीं है कि नंदा का बैकग्राउंड क्या है, यानी कौन से कास्ट को बिलोंग करते थे. While according to Puranas, he was a son of a king of Shishinaga dynasty by a Shudra woman, and thus the Nandas were considered adharmika, जो कि कोई एक धर्म को फॉलो नहीं करते थे. बेसिकली अभी तक ये हिस्ट्री ही है कि कहाँ से नंदा बिलोंग करते थे. So Buddhist texts describe the Nanda as belonging to Ananta Kula, that is of unknown lineage. ठीक है. The first empire builder of India and claimed to be the Ekratha. तो नंदा को एकरथा भी कहा जाता था, उग्रसेन भी कहा जाता था. और पता है आपको कि नंदा के टाइमलाइन में ही कलिंग, जो ये जगह है ओडिशा में, ये ऐड होता है मगध में. ठीक है. और एंड ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना, वहां से जीना का एक विक्ट्री ट्रॉफी करके एक छोटा सा आइडल इमेज लेकर आते हैं. ऑल्सो एक्वायर्ड कोशाला. देखिए नंदा के टाइमलाइन में कोशाला ये प्लेस यूपी में आता है, इसको भी इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था.
तो नॉर्थ वेस्ट एरिया से लेके ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ओडिशा तक का एरिया किसके अंडर आ चुका था, नंदा। He also built canals and did a lot of irrigation works. सो उसके बाद के टाइमलाइन में आप देख सकते हो लास्ट इंपॉर्टेंट किंग थे ये नंदा डिनेस्टी के धनानंद, जहां से एक हिस्ट्री में और बड़ी डिनेस्टी का आगमन होने वाला है। He was identified with the dreams and dreams of Greek classical writers. Credited with a huge army, it is believed that Alexander attacked Punjab during his reign. आपको पता है कि धनानंद के टाइम लाइन में धनानंद बहुत ही पावरफुल थे, प्राइड भी थे, घमंडी भी थे, और इनके टाइमलाइन में ही काम कर रहे थे इनके अंडर चाणक्य जी। चाणक्य जी का नाम है विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य भी, तो तीनों एक ही इंसान है, ठीक है। तो आपको ये बता देते हैं कि उनके टाइमलाइन में अलेक्जेंडर का भी टाइमलाइन साथ में चालू था। अलेक्जेंडर पंजाब पे अटैक करने का पूरा टाइमलाइन बना चुके थे, लेकिन धनानंद के आर्मी के आगे वो अटैक नहीं कर पाए। तो इसलिए कहा जाता है धनानंद जब तक थे नॉर्थ वेस्ट एरिया में, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इंडिया की तरफ नजरें उठाकर देखे। और धनानंद आप देख सकते हो कि उनके पास ह्यूज आर्मी भी थी और अच्छी पॉलिसी भी थी। अच्छी पॉलिसी इसलिए थी क्योंकि चाणक्य जैसे एक विटी मिनिस्टर उनको गाइड करता था। तो बट धनानंद को अपना ही एक अलग घमंड था। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि उनका ये जो एरोगेंट बिहेवियर है उसको देखकर चाणक्य ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन चाणक्य और धनानंद का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से चाणक्य को कोर्ट से निकाल दिया। और चाणक्य ने ठान लिया था कि एक दिन धनानंद के सामने उनसे भी बड़े रूलर को लाके खड़ा करेंगे जो धनानंद को डिफीट कर सके और उनका घमंड खत्म कर सके। तो ऐसे करके चाणक्य वहां से निकल जाते हैं एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो धनानंद को क्या कर सके, डिफीट फेस करा सके। फाइनली उनको एक ऐसा इंसान मिल जाता है, उनका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौटिल्य के गाइडेंस के अंदर पलते बढ़ते हैं और उनके हिसाब से मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और वो धनानंद को फाइनली डिफीट करते हैं, लेकिन फेस टू फेस डिफीट नहीं कर पाते, पीठ के पीछे वार करके उनके अंपायर को गिराना पड़ता है। So it is believed to be he is believed to be an arrogant and oppressive ruler who imposed heavy taxes, और कॉमन मैन बहुत परेशान होते हैं। धनानंद के टाइमलाइन में धनानंद तो बहुत प्रॉस्परस थे, लेकिन आम जनता बहुत परेशान थी। His greed and exploitation made him quite unpopular among the masses, and ultimately Chandragupta Maurya, under the able guidance of Kautilya, took the advantage of this public resentment and uprooted the Nanda rule and set up Mauryan Empire. तो इस तरीके से जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को डिफीट फेस कराते हैं, उसके बाद तुरंत चंद्रगुप्त मौर्य का अपना एक एम्पायर शुरू हो जाता है, मौर्यन एम्पायर। फिर वहां से वो अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं पाटलिपुत्र, और वहां एस्टेब्लिश होता है एक बहुत बड़ा इतिहास। सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें, पर्शियन एंड मैसिडोनियन इन्वेशंस, जैसे धनानंद का रूल डाउन हो गया, अब इन्वेडर्स की निगाहें इंडिया की तरफ आने लगी। और वही आप देख सकते हो मगध एमर्ज्ड एज फॉर्मिडेबल पावर, क्योंकि वहां कौन रूल कर रहा था, मौर्यन एम्पायर। द सिचुएशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया डिड नॉट अलाउ फॉर सच कंसोलिडेशन। उधर एक बहुत बड़ा रूलर नहीं था, बड़े रूलर कहाँ पहुंच गए थे, मगध, ठीक है, तो एरिया खाली हो चुका था। The Mahajanpads of Kamboja, Madra and Gandhara were continuously fighting with each other. ठीक है, तो taking advantage of this political disunity, the Persian Iranian Empire in the 6th century BC penetrated into northwest India. तो Iranians की एंट्री होना शुरू हो गई थी। The Achaemenid King Cyrus was the first ruler to invade the subcontinent. याद रखिएगा ये। He led a military expedition that destroyed the city of Capisia, lying southeast of Hindu Kush mountains, and received tribute from the people of Cambodia and Gandhara. तो देखिए कंबोज और गंधारा जो लोग थे वो इनको राजा समझ के बहुत सारे गिफ्ट्स भी किए थे, ट्रिब्यूट्स भी किए थे, ठीक है। ऐसे करके पर्शियंस की एंट्री हो चुकी है सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। पर्शियन की एंट्री होने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इनकी वजह से एक नया स्क्रिप्ट की एंट्री होगी, उसको बोलते हैं खरोष्टी, which is derived from Aramaic, the official script of Persian Empire, written right to left like Arabic. Persian Sigilloid type coins were copied in India. Ashoka in the 3rd century BC was inspired by Persian King Darius. The monuments of Ashoka's time
especially the bell-shaped capital and the preamble of Ashoka's edict have a lot of Iranian influences. तो ध्यान से देखिएगा कि ईरानियन का इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ है और गहरा भी हुआ है. फाइनली अलेक्जेंडर का इन्वेशन हो जाता है. और अलेक्जेंडर का इन्वेशन क्यों नहीं होता? क्या हुआ था, ईरानियन जब इंडिया में एंट्री कर रहे थे ना, इससे पहले वो ग्रीस पे अटैक किए थे और ग्रीस पे ईरानियंस कई बार अटैक किए थे. और फाइनली अब क्या हो गया कि जब ग्रीस पे अटैक करते उस टाइम राजा कौन थे? फिलिप. तो फिलिप जब राजा थे तो कैसे तो अपने साम्राज्य को यानी ग्रीस को यानी मैसिडोनिया को संभाल लेते थे. लेकिन जैसे ही वो राजगद्दी किसको दे दी गई? अलेक्जेंडर को. तो अलेक्जेंडर तो बहुत गुस्सेल टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने क्या किया? ईरानियन का पीछा किया. और ईरानियन का पीछा करते करते अब अभी आपने देखा कि ईरानियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया तक आ गए. ईरानियन का पीछा करते करते अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आ गए और उनका बहुत सारा एरिया अनप्लान्ड था. ठीक है, यानी कि उनका बस यही टारगेट था, ईरानियन को सबक सिखाना है. उनका ये बिल्कुल टारगेट नहीं था कि इंडिया जाना है या इंडिया पे अटैक करना है या सेटल होना है, सब कुछ भी नहीं था. तो एक टाइप का थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा अनप्लान जर्नी था अलेक्जेंडर का. तो ही वाज सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसिडोनिया दैट इज ग्रीस हु इन्वेडेड इंडिया इन 326. ये ईरानियन के वजह से इन्वेड किए. और जैसे ईरानियन को सबक सिखा देते हैं तब इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुना रहता है, फेबुलस वेल्थ, ये सब उनको अट्रैक्ट करने लगता है. तब वो इंडिया की तरफ आते हैं. और इंडिया की तरफ आते कैसे नहीं, यहाँ वीक रूलर्स थे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. और ऊपर से उधर दो राजा थे, अम्बी और पोरस, जिसमें बहुत ज्यादा फाइट होता था. तो अम्बी को बदला लेना था पोरस से. और ये बैटल हमेशा झेलम रिवर के पास होता था. तो क्या हो गया, अम्बी ने इनविटेशन दिया अलेक्जेंडर को, थर्ड पार्टी, क्योंकि अलेक्जेंडर तो बहुत पावरफुल निकला, ग्रीस से यहाँ तक आया, सबको फाइट करके डिफीट करके. और अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा जाता था. आपको पता ही है कि अलेक्जेंडर कभी कोई फाइट हारते नहीं थे, तो इसलिए ये बहुत फेमस थे. तो अम्बी ने इसी का एडवांटेज उठाने की कोशिश की. उन्होंने इनविटेशन दिया अलेक्जेंडर को, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की एंट्री इंडिया में होती है, पोरस को हराते हैं. लेकिन पोरस ने जिस हिसाब से फाइट करने की कोशिश की, अपने होम कंट्री को बचाने की कोशिश की, उससे अलेक्जेंडर इम्प्रेस हो गए थे. और अलेक्जेंडर ने कहा था पोरस से, लास्ट विश क्या है तुम्हारा? तो पोरस ने कहा, ओ किंग, ट्रीट मी लाइक अ किंग. बस ये लाइन से अलेक्जेंडर और ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और पोरस को बख्श देते हैं, उनके एरिया दे देते हैं और जाते जाते अम्भी के साथ फाइट करके अम्भी को पूरी तरह डाउन कर देते हैं या अम्भी एरिया पूरी तरह खत्म कर देते हैं. उसके बाद अलेक्जेंडर का आगे का प्लान रहता है इंडिया के बिहार साइड तक जाने का. लेकिन उनके जो सोल्जर्स थे या उनके जो को पार्टनर्स थे उनके साथ जो आए थे इतना दूर से ट्रैवल करके, वो थक चुके थे और वो जाना चाहते थे अपने घर. वो होम सिक हो चुके थे. तो इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जब वो घर जाने के लिए अपना दिमाग बिठा लिए, तो अलेक्जेंडर भी सोचे भाई जब सोल्जर्स ही साथ नहीं रहेंगे तो फिर अकेले क्या करूंगा, तो चलने लगे. लेकिन जितने रास्ते वो ट्रैवल किए तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम से उनको रोकने की कोशिश की थी और सबसे उन्होंने फाइट किया था. अब जाते जाते वो किंगडम्स एक हो गए और काफी स्ट्रांग हो गए, जिसकी वजह से अब अलेक्जेंडर को डबल चुनौती मिली. तब अलेक्जेंडर वापस ट्रैवल करते करते उनके काफी सोल्जर्स की डेथ हो गई. इनफैक्ट अलेक्जेंडर को खुद एक मिस्टीरियस डिजीज हो गया था, जिसकी वजह से उनका बेबीलोन में डेथ हो गया. So you can see here, Alexander was attracted towards India not only because of his fabulous wealth, but being a passionate student of geographical inquiry and natural history. He also wanted to solve the problem of the oceans, the limits of which were a puzzle to Greek geographers. Alexander entered India through the Khyber Pass, जो पंजाब साइड देखने को मिलेगा, in 326 BCE. Except Porus, who fought the famous Battle of Hydaspes, that is on Jhelum River, all other kings submitted meekly. सब लोग अलेक्जेंडर को सरेंडर कर दिए थे अपने आप को, बस पोरस को छोड़कर. किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला वाज द फर्स्ट टू सरेंडर. देखिए, किंग अम्बी ने पहले से सरेंडर कर दिया था और उसके बाद किंग अम्बी ने ही पोरस के खिलाफ अलेक्जेंडर के कान में भरना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अलेक्जेंडर पोरस के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे. बट फाइनली पोरस का जो जज्बा था वो देखकर अलेक्जेंडर भी मेल्ट हो गया. When Alexander reached Bias, his soldiers, being aware, weary, homesick and diseased, refused to go further. Therefore he was forced to retreat. He died at Babylon. जो कि मैंने आपको कहानी में बता दी कि किस तरह इनकी डेथ होती है और कैसे इनकी जर्नी लाइफ के साथ खत्म होती है.
इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक मैप दे दिया है कि अलेक्जेंडर की कैसे एंट्री होती है और कैसे वो एग्जिट करते हैं। यू कैन सी हियर, ये अलेक्जेंडर के एंट्री का टाइमलाइन है और ये एग्जिट का टाइमलाइन है, तो आप देख सकते हो। सो ये है बैक्ट्रिया एरिया जो कि बहुत फेमस है, ये पामेर नॉट आपका, ठीक है। सो यू कैन सी अलेक्जेंडर के इन्वेशन से एंशिएंट यूरोप केम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद एंशिएंट इंडिया, और वहाँ हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस इन डिफरेंट फील्ड्स। It paved the way for Greek merchants and craftsmen to establish trade between India and Greeks. और अच्छे से ट्रेड रिलेशन हो गए। एस्टेब्लिशमेंट हुआ कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स एट गंधारा। सो गंधारा यू आर गोइंग टू फाइंड हियर, फाइन, यहाँ आपको मिलेगा बैक्टीरिया साइड के, यानी अफगानिस्तान, यानी साउथ ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान। So it paved the way for unification of North India under Chandragupta Maurya. फाइनली हम मौर्यन एम्पायर में पढ़ेंगे कैसे ये पूरा एरिया एक बड़ा साम्राज्य बन जाता है। देखिए यहाँ गंधारा आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है गंधारा तक्षशिला के साइड, पाकिस्तान साइड, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ये हिंदकुश रेंज, हिंदकुश सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं है, ये पूरा जाएगा आपका चाइना क्रॉस करके, तिब्बत क्रॉस करके, ऐसे करके हिंदकुश होते हैं। तो हिंदकुश बहुत बड़ा जोन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरा जोन मैप में। Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.